अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे सेकेंड ईयर फिजिक्स बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे Cp माइनस Cp इज इक्वल टू आर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ द पेपर, मीन्स पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और चैप्टर 11 की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो Cp माइनस Cp इज इक्वल टू आर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये Cp माइनस Cp इज इक्वल टू आर है क्या। इसका आपके पेपर में सवाल आ जाएगा, प्रूव दैट Cp माइनस Cp इज इक्वल टू आर, या आपके पास आ सकता है द डिफरेंस बिटवीन molar specific heat at constant pressure and the molar specific heat at constant volume is equal to the universal gas constant। ये आपके पास आ जाएगा सवाल, प्रूव दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मींस आर। तो आपने सवाल देख लिया। अब सवाल देखने के बाद आपने क्या करना है, प्रूफ की हेडिंग डालनी है। तो कोई 2 4 5 तरह की जो वर्डिंग होती है वो लिखनी होती है उसके अंदर। तो आपने लिखना है कंसीडर टू आइसोथर्म ऑफ अ टेम्परेचर T1 एंड T2। अब आइसोथर्म क्या है, आइसोथर्म मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आइसोथर्म उसे कहते हैं कि अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। मींस एक ग्राफ हो और उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का डिस्कस किए, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस की हो, और जिसे हम पीवी ग्राफ कहते हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, तो उसे हम आइसोथर्म कहते हैं। तो कंसीडर टू आइसोथर्म ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, एट डिफरेंट स्टेट, दो स्टेट के एट डिफरेंट स्टेट के ऊपर दो आइसोथर्म है टेम्परेचर T1 एंड T2 के, ठीक है। अब दो स्टेट की बात की गई है, तो देखते हैं पहले एट स्टेट ए पे टेम्परेचर कौन सा होगा। तो आपने लिखना है फिर आगे, एट स्टेट ए द टेम्परेचर विल बी T1 एंड द टेम्परेचर एट स्टेट बी इज T2। मींस के ए स्टेट पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, और जो बी स्टेट पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T2। उसके बाद आपने लिखना है कि फॉर दिस वी हैव टू पार्ट डिफरेंस ए इनटू बी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ए इनटू सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मींस ये कि आपके पास बाद में आपके पास ग्राफ और इसका ग्राफ है, तो वो ग्राफ क्या वो मैं आगे बना के दिखाता हूँ आपको। तो ग्राफ में आप देखेंगे कि आपके पास दो पार्ट डिफरेंस होंगे, एक होगा ए टू बी, एक होगा ए टू सी। ए टू बी में आपके पास क्या होगा, जो आपका प्रेशर होगा वो प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होगा, और ए टू सी में आपके पास क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। तो इतनी से आपने बड़ी लिखनी है। अब नेक्स्ट हम इसके ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ का आपने ग्राफ बना लिया, दिस इज कॉल्ड, ये ग्राफ है हमारे पास, और दिस इज कॉल्ड पीवी ग्राफ। ये पीवी ग्राफ हमारे पास है, और आपने ग्राफ कुछ इस तरह का बनाना है। तो जैसे कि मैं आपको पिछली जो वर्डिंग लिखी थी हमने उसको आपने बता के आया था उसमें आपको कि ए टू बी में आपके पास जो पार्ट डिफरेंस होगा वो उसमें मीन्स प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं आपके P1 V1 T1 ए में, P1 ए में है P1 V1 T1, और बी में हमारे पास क्या है P1 V2 T2। मीन्स यहाँ ए टू बी में आपका प्रेशर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब ए टू सी में मैं आपसे क्या कह के आया था कि ए टू सी में आपके पास जो जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पे P1 V1 T1 ए पे है, और सी पे क्या है P2 V2 T2, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसका ग्राफ देख लिया। अब मैं आपको इस पे नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट डेरिवेशन में हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एट कांस्टेंट प्रेशर। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर से अब हम बात करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपने सबसे पहले उसकी हेडिंग डालनी है, फिर आगे लिखना है उसका पार्ट डिफरेंस क्या था। हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर जो ग्राफ में था वो था ए, पार्ट डिफरेंस था ए इंटू बी वन। तो
आपने लिखना है सबसे पहले टेम्परेचर विल बी गिवन। अब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर क्या होगा, तो वो हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस T1 के। इसमें वॉल्यूम हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। इसमें वर्डन क्या होगा, वर्डन होगा P डेल्टा V के इक्वल होगा हमारे पास इसमें। तो उसके बाद आपने जब ये तीन चीज़ें लिख ली, फिर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आपने ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे आगे वीडियो में जाके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा क्यू पी क्यों लिखा है, डेल्टा क्यू पी इसलिए लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की आप बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यू वी आएगा, अब प्रेशर की बात करेंगे तो क्यू पी आएगा। अब ये प्रेशर की बात करें तो अभी हम क्यू पी लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि डेल्टा क्यू पी जो है हमारे पास वो एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल होता है। ठीक है, और जो डेल्टा डब्ल्यू है वो पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। अब आपने यही वैल्यूज इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो एन सी पी डेल्टा क्यू पी की जगह एन सी पी डेल्टा डी आ जाएगा, और डेल्टा टू एज इट इज रह जाएगा। और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किस तरह आएगा, वो आएगा पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी किस तरह आया, पी डेल्टा वी इस तरह आया कि हम वो पढ़ गए हैं वर्क डन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ये होता है पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसका आगे हम ये करेंगे कि एन सी पी डेल्टा टी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हमारे पास ये भी क्वेश्चन है। अब हमने इसको पी डेल्टा डेल्टा वी हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। तो हमने लिखा एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपने लिखना आगे वी नो दैट, आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी PV is equal to nRT। अब PV is equal to nRT आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है। अब आपने क्या करना है आगे, आपने आगे ये करना है कि भाई हम जैसे कि मैंने शुरू में पढ़ाया था कि भाई कंसीडर टू आइसोटोप ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2 एट डिफरेंट स्टेट। अब दो स्टेट पे बात हो रही है तो जाहिर सी बात है दो स्टेट का आप यहाँ जिक्र करेंगे। तो दो स्टेट पे आप ऐसे जिक्र करेंगे कि आपने लिखना कि एक अब स्टेट ए है, स्टेट ए पे क्या हो जाएगा, ये PV is equal to nRT। प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर को तो हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम को V1 लिख देंगे स्टेट ए में, और एनआर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। और टी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा T1। क्यों हम स्टेट ए में बात करें, स्टेट ए पे टेम्परेचर क्या था T1, ये जो पिछले वर्डिंग लिखवाई थी उसमें मैं आपको बता के आ गया हूँ। अब आगे आपने स्टेट बी पे क्या लिखना है, स्टेट बी की हेडिंग डालिए, स्टेट बी पे लिखना है आपने पी वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू, और ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना, नीचे वाली को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना है। फिर आपने क्या करना है कि ये 3 है, इस 3 में से आपने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है। जब आप इक्वेशन नंबर 3 को 2 में से माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा कि ये जो पी है वो पी जो कॉमन है, कॉमन एक तरफ आ जाएंगे, जैसे मीन्स के पी वी टू ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा। सॉरी, कॉमन वाली बात नहीं है, ये बात ये है कि ये जो पी वी टू है ये पी वी वन से माइनस हो रहा है, और एन आर टी टू जो है वो एन आर टी वन से माइनस हो रहा है। कैसे आप बात करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या लिखना है पी वी टू माइनस वी वन। किस तरह ये पी वी टू माइनस डायरेक्ट वी वन मैंने किस तरह डायरेक्ट लिखा, आपने जब ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि पी वी टू माइनस पी वी वन आ जाएगा। तो मैंने उसमें पी कॉमन निकाल लिया था और इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया था पी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। उसके बाद आपने क्या करना है कि पी वी टू माइनस वी वन दोबारा ऊपर से आ जाएगा। अब इसमें आपके पास भी एक चीज कॉमन आ रही है, इसमें आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें आपके पास ये चीज कॉमन आ रही है कि एन आर इसमें आपके पास कॉमन आ रहा है। एन आर को आपने कॉमन लिया, टी टू माइनस वी वन एज इट इज रह गया। अब आप यहाँ पढ़ के आए थे कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन है तो आपने इसका V2 जैसे ऊपर पी वी टू माइनस वी वन एज इट इज आ जाएगा, और जो यहाँ पे आप डेल्टा टी का फॉर्मूला पढ़ के आए थे वो डेल्टा टी का ये फॉर्मूला आ जाएगा कि एन आर टी टू माइनस टी वन की जगह आप डेल्टा टी पुट कर सकते, क्यों आप ऊपर इक्वेशन में पढ़ गए हैं। ये बन जाएगा आपके पास पी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा,
आपके पास ये आएगा कि आपने क्या करना है कि जो PV2 माइनस V1 की वैल्यू है उसको आपने इस इक्वेशन में लाके पुट करनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 1 में आपने जब वैल्यू पुट की तो आपके पास आ जाएगा NCV डेल्टा टी, डेल्टा यू एज इट इज ऊपर से आ जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं थी तो, और PV2 माइनस V1 की जगह आपने क्या पुट कर दिया NR डेल्टा टी, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक आपको बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो गाइस हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। अब हमने कांस्टेंट प्रेशर में क्वेश्चन निकाल ली थी, अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारे पास है था A इंटू सी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास एक बात याद रखना जरूरी होती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब वर्क डन जीरो है तो हमने क्या लिखना है फिर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसमें सिंस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बच जाएगा डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू बी हमारे पास जो है वो है, डेल्टा क्यू बी हम किसे कहते हैं, डेल्टा क्यू बी हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला हमारे पास है NCV डेल्टा टी। अब NCV डेल्टा टी को हमने यहाँ पुट किया तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई, NCV डेल्टा टी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक बनाई थी तो उसके अंदर हमने डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो डेल्टा यू की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी कि NCV डेल्टा टी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में पहले से मौजूद था, डेल्टा यू की जगह ये वैल्यू आ गई, फिर आगे NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी, ठीक है, NCP डेल्टा टी आ गया हमारे पास, ठीक है, और N डेल्टा टी हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया और C प्लस R हमारे पास अंदर बच गया। इसमें हमारे पास N डेल्टा टी यहाँ कॉमन था, N डेल्टा टी यहाँ कॉमन था, तो हमने दोनों को कॉमन निकाल के N डेल्टा टी रख लिया, C प्लस R हमारे पास बचा, कॉमन अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं, N से N कैंसिल, डेल्टा C डेल्टा T कैंसिल, क्या बचा Cp इज इक्वल टू C प्लस R, और ये यहाँ पे प्लस होगा तो आ जाके माइनस होगा, जो बन जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी सेकंड ईयर फिजिक्स की और चैप्टर नंबर 11 की, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब आज की वीडियो मेरे आपसे सिर्फ यहीं तक बात थी, इंशाल्लाह मेरी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके चलूँगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी स्टेटमेंट, फिर उसके आगे के एप्लीकेशन मीन्स प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस पढ़ाऊंगा। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वो हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मेरी आपसे यहीं तक बात थी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।